हेलो गाइज, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पाठचर्या के सैद्धांतिक आधार में यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे कि पाठचर्या प्रारूप निर्माण के कौन कौन से चरण होते हैं। ये क्लास 11th है, अब ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है। तो पाठचर्या प्रारूप निर्माण के चरण क्या है, ये हमारी पहली हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग है हमारी। तो इसमें बताया जा रहा है कि पाठचर्या का निर्माण करना एक विशेष प्रकार का कार्य होता है। इसके लिए प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों तथा दिए जाने वाले अधिगम अनुभवों तथा पाठ्यक्रम की क्रियाओं के माध्यम से छात्रों में लाए जाने वाले परिवर्तनों आदि का बोध पाठचर्या निर्माणकर्ता को होना चाहिए। हमें उस क्रम को अनुसरित करने की जरूरत है जिसमें पाठचर्या विकास से जुड़े निर्णय लिए जाते हैं। पाठचर्या निर्माण से जुड़े निर्णय लेने से पूर्व पाठचर्या निर्माणकर्ता को पाठचर्या से संबंधित सभी विचारणीय बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही उससे संबंधित निर्णय देना चाहिए। इसे ये बताया जा रहा है कि जब पाठचर्या प्रारूप निर्माण करते हुए कौन कौन से चरण सम्मिलित होने चाहिए। जो निर्माणकर्ता होता है पाठचर्या का, उसको छात्रों की लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक हो, और पाठचर्या प्रारूप निर्माण में जो पाठचर्या की भाषा शैली हो वो सरल हो, और उसमें जो शिक्षण विधियाँ अध्यापक के लिए प्रयोग हो रही हों वो आसानी तौर पर अध्यापक उसका प्रयोग करके छात्रों को उस विषय वस्तु को आसानी से अपने अनुभवों के आधार पर पाठचर्या की विषय वस्तु को छात्रों के सामने आसान रूप में प्रस्तुत कर सके। इसमें जो निर्माणकर्ता होता है पाठचर्या का, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो पाठचर्या निर्माण कर रहा हो तो पाठचर्या निर्माण में अधिगम अनुभव तथा पाठ्यक्रम की क्रियाओं के माध्यम से जो छात्र में जो परिवर्तन लाए जा सकते हैं पाठचर्या के निर्माण में, उसको पाठचर्या निर्माणकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। और पाठचर्या निर्माणकर्ता को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठचर्या का विकास जो हो उससे जुड़े होने चाहिए। जो भी निर्णय हो पाठचर्या विकास से जुड़े होने चाहिए, और पाठचर्या से संबंधित सभी विचारणीय बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही उससे संबंधित निर्णय दिया जाना चाहिए। तो आइए पाठचर्या प्रारूप निर्माण हेतु निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करना चाहिए। तो आइए हमें हेडिंग से पहले हम सभी बिंदुओं को आपको हम बता देते हैं कौन कौन से बिंदु होते हैं। नंबर 1 पे आता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा पॉइंट होता है अधिगम अनुभवों का चयन। तीसरा पॉइंट होता है विषय वस्तु का चयन। फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु का संगठन। और इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का निर्धारण करना भी आवश्यक होता है पाठचर्या प्रारूप निर्माण में। तो यह है पांचवा पॉइंट आपका, शिक्षण विधियों को निर्धारित करना। छठा पॉइंट है कि इसमें जो पाठचर्या का मूल्यांकन भी आवश्यक होता है कि पाठचर्या में कौन कौन सी कमियां रह गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि पाठचर्या की जो वैधता है, निरंतरता है, या पाठचर्या जो है पर्याप्त न्यूनतम मूल्य में अच्छी है या नहीं है, कि व्यापक रूप में छात्रों या अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक है या नहीं है। और सातवां पॉइंट है आपका कि पाठचर्या का पूर्व परीक्षण करना। इसमें ये बताया जाता है कि पाठचर्या का जो मूल्यांकन करने में जो भी गलतियां रह जाती हैं, सुधार करने में जो भी गलतियां रह जाती है उनको हम पूर्व परीक्षण के द्वारा हम
उसको सुधार सकते हैं, और जो भी अन्य तत्व होते हैं जो उस वर्तमान शिक्षा पद्धति में नहीं लागू हो सकते, उनको हम हटा भी सकते हैं। तो आइए हम विस्तार रूप से जानते हैं कि पाठचर्या में किन किन चरणों को हमने सम्मिलित किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। पाठचर्या निर्माण प्रारूप निर्माण में जब निर्माणकर्ता होता है, उसमें इस बिंदु का विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए पाठचर्या निर्माण करना चाहिए कि जो भी पाठचर्या हो वह छात्रों के शैक्षिक उद्देश्यों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है छात्रों की शैक्षिक जरूरतों को पता करने के बाद पाठचर्या के उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। जब पाठचर्या प्रारूप निर्माणकर्ता जो होता है उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो छात्रों की शैक्षिक जरूरतें हैं उनको पता करें। पता करने के बाद उनकी ज़रूरतें क्या हैं और उनके उद्देश्य क्या हैं, उनको जानने के बाद ही पाठचर्या प्रारूप निर्माण करना चाहिए। उद्देश्य निर्धारित करने का प्रयोजन उनकी पाठचर्या में भूमिका को स्पष्ट करना है। जब निर्माणकर्ता होता है, जब उद्देश्य को पता लगा लेता है, तो उसको निर्धारित करने का प्रयोजन उसकी पाठचर्या को, जो पाठचर्या प्रारूप होता है उसको निर्माण करने में उसकी सहायता प्रदान करता है। और पाठचर्या जो होती है उद्देश्यों को जानने के बाद पाठचर्या में उसकी भूमिका जो होती है बढ़ जाती है। ये उद्देश्य जो होते हैं अपेक्षित उपलब्धियों को विशिष्टता प्रदान करते हैं। जो भी छात्रों के उद्देश्य होते हैं वो पाठचर्या निर्माण के प्रारूप के द्वारा ही उसके उद्देश्यों की उपलब्धियों को प्रदान करने में सहायता विशिष्टता प्रदान करता है पाठचर्या प्रारूप। दूसरा पॉइंट है आपका अधिगम अनुभवों का चयन। इसमें जो होता है अधिगम अनुभव का मतलब अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र के अनुभव अर्जन से होता है। अधिगम अनुभव मतलब जो क्लास कक्षा में जो भी अधिगम प्रक्रिया हो रही होती है अध्यापक और छात्र के बीच में, उसके उस प्रक्रियाओं के अर्जन में जो छात्र है उस अनुभव को अर्जन करता है। उस जो भी क्रियाएं अध्यापक बताता है, जो भी पढ़ाता है, जो भी विषय वस्तु प्रदान करता है, वो छात्र क्या करता है, उस ज्ञान को अर्जित करता है। यह अनुदेश के पारंपरिक तरीकों के साथ साथ ही प्रमाणिक अधिगम को भी समाहित करता है। छात्रों के विषय वस्तु में व्यस्त रखने एवं उन्हें नए कौशल के लिए मार्गदर्शन व मदद प्रदान करता है। जब भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण हो रहा होता है, अधिगम अनुभव का चयन हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, छात्रों को विषय वस्तु में व्यस्त रखने के लिए नए नए कौशलों का मार्गदर्शन कराया जाता है, जिससे मदद उनको मिलती है। जब अधिगम अनुभव की योजना बनाई जाए तो शिक्षकों को उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों की स्थानांतरित करते रहना चाहिए। जो भी लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं उनको छात्रों को स्थानांतरित मतलब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को पहुंचाना ही या पहुंचाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु हमने पहुंचा दी, उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित करते हैं। उसी प्रकार हम उद्देश्यों लक्ष्यों को शिक्षकों को जो चाहिए कि उद्देश्य जो लक्ष्य होते हैं बालकों को, उनको छात्रों को स्थानांतरित करना चाहिए या प्रदान करते रहना चाहिए। अधिगम अनुभव शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए इसमें आयोजित क्रियाएं, शिक्षण विधियां एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निर्देशित करते हुए अधिगम अनुभव का चयन करना चाहिए। इसके अंतर्गत अधिगम अनुभव के अंतर्गत निम्नलिखित शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती है। इसमें आता है एक व्याख्यान विधि आती है और दूसरी परिचर्चा विधि आती है। व्याख्यान विधि में जो आता है विषय वस्तु को एक मौखिक रूप में छात्रों के सामने हम विषय वस्तु को व्याख्या करते हुए समझाते हुए चले जाए। परिचर्चा मीन्स होता है में आता है कि हम छात्र और अध्यापक के बीच में जो संवाद होते हैं वो परिचर्चा के रूप में होती है। अधिगम क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है इसमें,
क्षेत्र पर्यटन हो सकता है, नियत कार्य देखना लेना होता है और प्रयोग करना होता है, फिल्म देखना और परिचर्चाओं में भाग लेना। शिक्षण विधियाँ और अधिगम जो होते हैं, शिक्षण विधियाँ अधिगम क्रियाएं एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु दोनों भी आपस में परस्पर क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। विषय वस्तु का चयन, थर्ड पॉइंट है। पाठ्यचर्या निर्माण के दो उद्देश्य एवं विषय वस्तु आयाम होते हैं। दो उद्देश्य होते हैं और विषय वस्तु आयाम हैं। ये दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो छात्र को क्या होना चाहिए, उसका ज्ञानार्जन करके उसके दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। विषय वस्तु के चयन के लिए कुछ मापदंड निम्नलिखित है। तो विषय वस्तु का जब चयन हम करते हैं तो उसमें ऐसे उद्देश्यों और लक्ष्यों को या उद्देश्यों या विषय वस्तु आयाम को हम चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी हम विषय वस्तु उसमें सम्मिलित कर रहे हों, उस विषय वस्तु को जो है, जो भी पढ़े या छात्र उसका ज्ञानार्जन करे, उसको जो है उस विषय वस्तु का अपने जीवन में प्रयोग कर सके या उसके दैनिक जीवन में उपयोगी हो। इस विषय वस्तु को उस विषय पाठ्यचर्या में क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। मापदंड क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, विषय वस्तु का चयन करते वक्त उस वायु वर्ग के बौद्धिक स्तर, उनके व्यक्तित्व, रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। हम विषय वस्तु या पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो उसमें विषय वस्तु जो ऐसी होनी चाहिए कि आयु वर्ग, मतलब जिस क्लास का विद्यार्थी हो उसी क्लास के विषय वस्तु को उसमें सम्मिलित करना चाहिए पाठ्यचर्या में। और बालक की क्या होनी चाहिए, बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए और उसके व्यक्तित्व के अनुसार होनी चाहिए। और उसमें जब विषय वस्तु का हम जो चयन कर रहे हों तो उसमें क्या हो, विद्यार्थियों की रुचि भी उसमें होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, पाठ्यचर्या का उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। जो पाठ्यचर्या में जो भी उद्देश्य होते हैं छात्रों के, उस छात्रों के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए उस पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के उद्देश्य पूर्ण होते हैं, तब भी उससे बालक क्या होता है, उससे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, जिस भी विषय वस्तु का चयन किया जाता है वह छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। पहले पॉइंट में जब विषय वस्तु के चयन के मैं हेडिंग बता रहे थे इसमें विस्तार से, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी विषय वस्तु को हम चयन करें वो क्या होनी चाहिए, उस विषय वस्तु को छात्र ज्ञानार्जन करके अपने दैनिक जीवन में क्या हो सके, उपयोगी हो सके उसके जीवन में। फोर्थ पॉइंट है, चयनित विषय वस्तु छात्रों के मूल्यों, विचारों, संकल्पनाओं एवं अधिगम विशेषताओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होनी चाहिए। इसमें जब विषय वस्तु का चयन करते हैं तो छात्रों के मूल्यों और विचारों को ध्यान में रखते हैं। उनकी क्या क्या संकल्पनाएं होती हैं, अधिगम विशेषताएं क्या होती है, सीखने की इच्छा क्या होती है उनके, और उनके महत्वपूर्ण योगदान देने में क्या देने में वाली हो, मतलब जो भी विषय वस्तु हो छात्रों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हो। पांचवा पॉइंट है, चयनित विषय वस्तु स्कीमा सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। छठा पॉइंट है, वैधता का संबंध चयनित वस्तु की प्रामाणिकता से होता है। प्रामाणिकता मीन्स क्या होता है, उसकी प्रामाणिकता उसकी क्या होनी चाहिए, एक शुद्ध होनी चाहिए। प्रामाणिकता मीन्स होता है शुद्ध होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी परिणाम प्राप्त करते हैं उसको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी वैधता होती है। मान लो कक्षा 6 की हम बुक लिख रहे, पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हो तो उसकी जो वैधता होती है कक्षा 6 के लिए होती है, ना कक्षा 7 के लिए। उसमें हम कोई भी विषय वस्तु को प्रामाणिकता के आधार, मतलब मान लो कोई भी सिद्धांत हम प्रतिपादित करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चयन मीन्स क्या कहते हैं, कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार विषय वस्तु का भी प्रामाणिकता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। विषय वस्तु का चयन, विषय वस्तु का गठन कैसे हम करेंगे।
इसमें यह बताया जा रहा है कि विषय वस्तु के चयन के बाद उसका उचित रूप से गठन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या मूलतः अधिगम की योजना पाठ्यचर्या की विषय वस्तु का संगठन व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सके। इसमें जो है विषय वस्तु का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि इसमें जो भी अधिगम विषय वस्तु हो तो क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु छात्रों के लिए सरलता से अधिगम कर सके, उससे प्राप्त हो सके। और विषय वस्तु इस तरह की होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से पूर्व से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। जो भी उसके छात्रों के उद्देश्य हो निर्धारित, उनकी पूर्ति आसानी से हो सके, इस प्रकार विषय वस्तु का गठन करना चाहिए। जो विषय वस्तु होनी चाहिए सदैव स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए, ना कि उसमें अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ना अशुद्धि, मतलब कोई भी गलत वर्ड ना यूज हो, कोई भी गलत भाषा में न लिखा गया हो, एक स्पष्ट और शुद्ध और सरल भाषा में लिखा गया हो। विषय वस्तु जो होनी चाहिए पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और जो छात्रों के उपलब्धि पर क्या होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट हमने बता दिए, फिर से बता देते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में विषय वस्तु गठन में निम्नलिखित बातों को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु इस तरह की होनी चाहिए जिसको सरलता से अधिगम कर सके। अधिगम मीन्स क्या होता है, सीख सके आसानी से, छात्र उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सके। सेकंड पॉइंट है विषय वस्तु इस तरह की होनी चाहिए जिसके माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु सदैव स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु छात्रों के पूर्व ज्ञान व उपलब्धियों पर आधारित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है विषय वस्तु छात्रों की योग्यता, क्षमता एवं व्यक्तित्व भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित होनी चाहिए। छठा पॉइंट है विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो छात्रों और समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। पांचवी हेडिंग है आपकी शिक्षण विधियों को निर्धारित करना। इसमें होता है क्या, जो भी शिक्षण विधियां होती हैं को निर्धारण करते हैं के बिना शिक्षण विधियों के हम कोई भी पाठ्यचर्या को अच्छी तरह से या छात्रों की जरूरत या रुचियों की प्राप्ति नहीं किया जा सकता बिना शिक्षण विधियों के द्वारा। इसमें शिक्षण विधियों का चयन पाठ्यचर्या की संरचना और विषय वस्तु के अनुसार किया जाना चाहिए। जैसी पाठ्यचर्या हो, जैसी विषय वस्तु हो, उस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग हम करें जिससे कि छात्रों को लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। शिक्षण विधियों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है यह छात्रों के अधिगम स्तर एवं शिक्षक की योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। जो भी शिक्षण विधियां हम प्रयोग करें पाठ्यचर्या में वो जो होनी चाहिए छात्रों के सीखने के स्तर और शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की जो भी योग्यता हो उनके अनुरूप होनी चाहिए शिक्षण विधियाँ, या विषय से संबंधित होनी चाहिए। जो भी शिक्षण विधियाँ हों विषय से संबंधित होनी चाहिए। अगर संबंधित नहीं होगी तो वो विषय वस्तु छात्रों के लिए और अध्यापक के लिए हार्ड या कठिन लगेगी। तीसरा पॉइंट है या नए अधिगम अनुभव एवं पूर्व अधिगम अवसरों पर आधारित होनी चाहिए। जो भी शिक्षण विधियाँ हों अधिगम अनुभव मतलब जो सीखने सिखाने के अनुभव होते हैं, जो पूर्व अधिगम होते हैं, उन अवसरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का चुनाव करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पाठ्यचर्या के उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। जैसी पाठ्यचर्या के उद्देश्य वैसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। छठा पॉइंट है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्यों का आंकलन करना। जो भी मूल्य या उद्देश्य होते हैं उनको हम मूल्यांकित करते हैं कि किस प्रकार से किस उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो चुकी है। पाठ्यचर्या का निर्माण करने का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि शुरुआत में पाठ्यचर्या के तय उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। जो भी उद्देश्य या लक्ष्य होते हैं वो किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। किसी भी शिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता इस बात पर
आकी जाती है कि इसके उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा की संभावना तक कितनी है। 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है पाठचर्या का पूर्व परीक्षण करना। जो भी मूल्यांकन करते समय जो भी त्रुटियां, जो भी गलतियां रह गई होती हैं, उनको सुधार किसमें हम कर सकते हैं, पूर्व परीक्षण में हम कर सकते हैं। जो भी अनावश्यक तथ्य होते हैं उनको हम पूर्व परीक्षण के द्वारा हम हटा सकते हैं। उसके बाद पाठचर्या को संपूर्ण रूप से लागू करने से पहले उसका एक बार किसी लक्षित छात्रों के समूह पर क्या करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। फिर इसे ही क्या कहते हैं, पूर्व परीक्षण करना कहते हैं। अगर किसी पाठचर्या को हम किसी छात्र पर लागू करते हैं, क्लास में लागू करते हैं, तो उसका हम परीक्षण पहले करते हैं, फिर उसको पूर्ण रूप से क्या करते हैं, लागू करते हैं। उसके बाद इसका उद्देश्य जो होता है पाठचर्या के विकास एवं नियोजन को प्रभावशाली बनाना होता है। पूर्व परीक्षण से मूल्यांकन के समय जो गलतियां सुधार करने से रह जाती हैं, मैंने बताया था अभी पहले कि जो भी मूल्यांकन करते समय जो भी गलतियां सुधार करने से रह जाती हैं वो हम पूर्व परीक्षण के द्वारा के बाद हम कर सकते हैं उसका सुधार। तो उनका पता चल जाता है जिनमें सुधार करके पाठचर्या का विकास किया जा सके। जरूरत पड़ने पर पाठचर्या से कुछ तथ्यों को हटाया भी जा सकता है। फिर पूर्व परीक्षण के द्वारा पूरी पाठचर्या के कठिनाई स्तर, उपयुक्तता आदि का परीक्षण करते हुए हम पाठचर्या को पूर्ण रूप से हम लागू कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पर डे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएँ और मिलती रहें। थैंक यू।